अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और जी सुबह सुबह का आगाज़ है। मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम मेट्रो लाइट के में एक बार फिर आपको हम खुशामदीद कहेंगे क्योंकि बहुत बीच में थोड़ा सा वक्फा आ गया था। और वैसे तो मुझे और मुख्तार को आप लोग देखते ही रहते हैं कभी न्यूज़ बुलेटिन में, और मुख्तार तो माशाल्लाह से नशियात कर रहे थे सहर रमजान की। तो अब बड़ा ये टफ सिचुएशन थी, हाँ, लेकिन यह है कि ईद का त्यौहार बड़े जबरदस्त तरीके से यकीनी तौर पे आप तमाम लोगों ने गुजारा होगा। और फिर एक बार हम आप लोगों को जो है वो मुबारकबाद देंगे ईद की, और ईद के बाद अब सब रूटीन पे चीजें आ रही है। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन और बहुत सारे मामला हैं जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल भी चीजें बहुत करेंगे। जब हम छोड़ के गए थे मेट्रो लाइट, जब हमने लास्ट तब और आज में जो है ना वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, चीजें बहुत ज्यादा तब्दील हो गई हैं। जी भाई, तो सुबह का आज आगाज लेकिन हो चुका है और हम चाहेंगे कि मजे मजे की बातों से शुरू मंडे का दिन है, तो जाहिर है फिर बातें भी तो उसी हिसाब से होंगी ना। लेकिन आपको पता है कि अब आजकल इंसुलिन के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं। अच्छा जी। इंसुलिन के हवाले से बताया जा रहा है कि अब इसकी मिकदार कम हो जाएगी, मतलब इसका यूजेज जो है वो कम हो जाएगा। वो कैसे होगा इसके हवाले से हम आपको बताएंगे कि इंसुलिन इंजेक्शन माजी का हिस्सा या किस्सा बनने के करीब है। मतलब अब कुछ ऐसी चीजें नहीं आ रही हैं या दरियाफ्त हो रही हैं कि जिसकी हम बात करें तो वाकई में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जी मेडिसिन के हवाले से बात करें, अद्वियात के हवाले से बात करें, ऑपरेशन के हवाले से बात करें या मेडिकल फील्ड के हवाले से बात करें, तो बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिहाइयों से ज़ियादतीस के बेशर मरीजों को ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने के लिए रोजाना इंसुलिन की इंजेक्शन इस्तेमाल करना पड़ते थे, मगर इम्कान है कि मुस्तकबिल में एक गोली इंजेक्शन की जरूरत को खत्म कर देगी। ख्याल रहे कि ज़ियादतीस के मर्ज में लबलबा इंसुलिन बनाने से कासिर हो जाता है, इसकी नाकाफी मिकदार बनाता है। ये वो हार्मोन्स है जो खून में ग्लूकोज की सतह को कम करता है। तो भाई ये एक मामला सामने आ रहा है जहां हम देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पे खाने से पहले लोग इंसुलिन लगा रहे होते थे, या हम ये भी देख रहे होते थे कि रोजाना की बुनियाद पे इंसुलिन लेना या उसको लगाना जो है ना वो एक बड़ा हैक्टिक था। या तो आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या तो आपके घर में ही कोई ऐसा शख्स होता था जो अच्छा, फिर जो इस चीज से डील कर रहे होते हैं ना वो फिर यूज टू हो जाते हैं, वो फिर घर में इस तरह के जो है ना इक्विपमेंट्स ला के रख लेते हैं। लेकिन ये भी एक वही वाली बात है ना कि देखिए दवाई का इस्तेमाल करना और एक इंजेक्शन को इंजेक्ट करना, ये दोनों में बहुत डिफरेंस मामला होते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि जी एक गोली जो है वो दिन में एक बार इस्तेमाल करनी है, उससे तकलीफ भी जो है वो किस हद तक कम हो जाएगी और जिंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी आपकी। चलें जी, तो भाई बड़ी जबरदस्त ये खबर है और हम ये देख रहे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से जिस तरीके से साइंसी मैदान में तरक्की हो रही है, वहीं पे हम देख रहे हैं कि इंजेक्ट और इंसुलिन के जो मामला हैं वो अब गोली की तरफ चले जाएंगे। गोली मतलब टैबलेट की बात हम कर रहे हैं कि वहां पर जो है वो हो सकता है कि एक दिन में एक गोली खानी पड़ेगी, और आने वाले वक्तों में ऐसा भी हो सकता है कि हफ्ते में एक आध गोली खानी पड़े और आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए। तो एक बहुत बड़ा समझ लें कि कितने अरसे बाद, तकरीबन 20 साल के बाद या 25 साल के बाद ये एक सिलसिला सामने आ रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम इंजेक्शन की जगह जो है वो टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये एक अच्छी चीज है। दूसरी जानिब एक और हैरत अंगेज जो ऑपरेशन किया गया है, आपको पता है कि बच्चों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है और बच्चे कभी इलेक्ट्रिक स्विच में हाथ डाल देते हैं, कभी हम देखते हैं कि बच्चों रोज नए नए कारनामे अंजाम दे रहे होते हैं जिसका जो है वो खमियाजा फिर माँ बाप भुगत रहे होते हैं। वो अल्लाह ना करे कभी कोई कुछ खा जाते हैं, कभी कुछ खा जाते हैं, फिर उनको उठा के भागो। तो ये जो स्टोरी है ना ये भी बहुत अच्छी है। अब गुज़िश्ता कुछ ऐसे पहले आपने भी बताया था, याद है कि आपकी जो बेटी है वो बिस्तर से गिर गई थी तो उसकी भी हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। तो कितना ज्यादा हैक्टिक सिचुएशन हो जाती है वालिदैन के लिए और कितना ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। वो फिर बाद में बच्चे बोल रहे होते हैं आपने हमारे लिए क्या किया। लेकिन यह है कि भाई ये सारी चीजें होती हैं। अभी भी बताया जा रहा है लाहौर के जनरल एक अस्पताल की बात बता रहे हैं जहां पे डॉक्टरों ने 3 माह के बच्चे के पेट से लोहे का वॉशर निकालकर उसकी जान बचा ली है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह कि देखिए जहां पर हमारे बच्चों का ख्याल रखने की बात आ जाती है तो माएँ अक्सर ध्यान नहीं दे पाती हैं। लेकिन ये कि ये वाली जो स्टोरी है ना थोड़ी सी मुझे तो बहुत ज्यादा सैड कर देने वाली, कि लाहौर के एक जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने 3 माह के बच्चे के पेट से लोहे का वॉशर निकालकर जो है उसकी जान बचा ली है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लाहौर जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने 3 माह के बच्चे के मैदे से इंडोस्कोपी प्रोसेस के जरिए लोहे का वॉशर निकालकर बच्चे की जान बचाई है। असिस्टेंट प्रोफेसर हुरिया रहमान ने प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद की निगरानी में ये प्रोसीजर किया था, जबकि 3 माह का मासूम बच्चा अली जैन गुज़िश्ता 10 दिन से बुखार और खांसी में मुब्तला था। बच्चे के एक्सरे रिपोर्ट में उसके मैदे में जो है वो फॉरेन बॉडी का ये इंकशाफ हुआ था। अब ये देखना 10 दिन से वैसे उसको बुखार था बच्चे को, कितनी बड़ी बात है कि वो वालिदैन कितना परेशान हुए होंगे। और फिर उसके बाद देखिए बुखार, नजला, खांसी या मौसमी जो चीजें होती हैं उसके लिए छोटी सी कोई भी टैबलेट वगैरह हॉस्पिटल ले जाकर दिखा दिया जाता है। लेकिन तबीयत का इस तरह बार बार बिगड़ जाना भी ये उन वालिदैन के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि भाई
उसको हल्का वो ना समझ ले। नहीं आ रही होती ना कि उनको वो खुद क्या जाहिर उस डॉक्टर चीज तो को, है नहीं कि हाँ, उनको इस चीज का पता हो, जाहिर है और फिर वो एक्सरे करवाए तो पता चला कि जो उस बच्चे ने कोई चीज ऐसी खा ली थी, थी बच्चे जिसकी वजह सिक्का जो है वो खा लेते हैं, कुछ ऐसा कर ही लेते है। हैं। तो ये मामला ऐसे हैं कि इसमें वालिदैन को बड़ी ध्यान देना और पड़ता जाहिर है। है वो 3 माह का है तो अभी तो उसने क्रॉलिंग भी स्टार्ट नहीं की होगी ना, एग्जैक्टली। ऐसा ही कुछ है, तो फिर वो या तो ऐसा भी हो सकता है 3 माह का बच्चा तो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा ऐसा होता तो है, नहीं वही कि ना, उसने आपके तो कोई एक क्रॉलिंग और भी बच्चा स्टार्ट हो नहीं की होगी। 2 हाँ, ढाई 3 साल का, छोटा उससे सा बड़ा एक कोई जगह शायद पे बस, बच्चा है, हाँ, शायद उसने जो है वो ऐसी मुंह में जो है वो कोई चीज उसके चीज इस चली गई तरह और जो पता है ना डाल चला दिया हो। हो। हाँ, तो ये भी एक मामला हो सकता है, इसमें बड़ी एहतियात करनी होगी वालिदैन को भी। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि खुदा ताला का बहुत शुक्र है कि जी हॉस्पिटल्स में इस तरह की फैसिलिटीज है कि जहाँ पे और इस तरह के फौरन जो है वो ऑपरेशन बर वक्त इस चीज बर को वक्त इस पे डायग्नोस किया गया एक्शन और लिया डॉक्टर्स की गया। जानिब से फिर वो एक्शन लिया गया, ऑपरेशन किया गया, तो ये अच्छा है कि उस बच्चे की जान बच गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम बात करेंगे एंजाइटी के हवाले से। सुबह के औकात में हम जहाँ सेहत की बात करते हैं, जहाँ हम वर्जिशों की बात करते हैं, जहाँ सुबह सुबह अच्छे माहौल की बात करते हैं, और सुबह सुबह हमने कहा आज हम मेडिकल टिप्स सारी दे दें, सारी दे पहले ही देंगे। आज ही बता दें आप लोगों को सबको कि क्योंकि भाई मुझे क्या ऐसा क्या लग रहा है रमजान के बाद ना थोड़ी सी तबीयत में चेंजिंग आ गई होगी, क्योंकि एक ऐसा तो ही लोगों ने इतना खाया खाने भी पीने है, की रूटीन चेंज हो गई, चेंज और हो फिर गई। इफ्तार और सहर में मजे मजे के खाने, तो आपने तो बहुत एंजॉय किया, मुझे पता है। बस अब रमजान का जो महीना होता है ना, साल में एक बार आता है, और यकीन करें बड़ा मजेदार बहुत महीना होता मजेदार है, होता हर है, लिहाज से बहुत अच्छा होता है। आप रिलीजियस चीजों के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते जुड़े हैं, हुए फिर होते उसके हैं। साथ साथ खाने पीने का जो है ना, वो हाँ, कहते हैं ना अल्लाह रूटीन ताला बिल्कुल ने हमारी चेंज हो जाती बिल्कुल है ना, चेंज हो बिल्कुल जाती है। चेंज हो आप जाती बताएं है। ना आपने रमजान कैसे गुजारा? मेरे मेरे रमजान बहुत अच्छे गुजरे, और दूसरी बात ये कि मैं भी यहीं पर थी ऑफिस में, सिचुएशन तो हैप्टिक सिचुएशन, लेकिन हाँ, रहती है, क्योंकि थोड़ी वो फिर टाइम ईरान टेबल और इसराइल अमेरिका की जंग के जो मामलात आपको वो पता भी है वो अभी चल हम रहे थे, करेंगे, फिर बिल्कुल आयतुल्लाह करेंगे। खामनेई की शहादत, तो थोड़ी सी ऑफिस रूटीन पे डिस्टर्ब हो गई थी और थोड़ी हैक्टिक हो गई थी, टाइम का मसला भी आ रहा था, लेकिन ये कि अच्छे गुजर गए, शुक्र अल्लाह का। दैट्स ग्रेट। चलें जी, अब हम आएंगे एंजाइटी और डिप्रेशन पे। एंजाइटी और डिप्रेशन की अगर हम बात करें, तो एंजाइटी और डिप्रेशन के हवाले से खास करके अगर हम देखें तो हर तीसरा शख्स जो है ना, हम कहते इसका हैं उसको शिकार है। हल्का सा कोई बर्डन आ जाए, वो कहता है जी मैं एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो गया हूं। हालांकि ऐसा नहीं होता, नहीं हर होता। किसी के साथ नहीं होता। ये लोगों ने जो है ना लफ्जों की जो कहते हैं ना कि इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन कुछ लोग आपको पता है ये भी कहते हैं कि डिप्रेशन या एंजाइटी का नाम लिए तो आपको फील होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ऐसा वो भी होता है। मेरा ख्याल है कि मुख्तार शायद वो महसूस करने के हाँ। ऊपर है ना, कि आप अपने आप को महसूस शायद उस तरह से करवा रहे हैं, क्योंकि शायद आजकल बहुत आम हो गया है ना ये कि नौजवान सुबह जो सुबह उठ के ना, अगर आप जैसे ये सोचें कि यार मुझे कुछ अच्छा करना है, एक नया मैं स्टेप लेने के लिए पॉजिटिव जा एक रहा हूं, वाइब अपने या अंदर से पॉजिटिव आप अपने अंदर वाइब लाएंगे, बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर थॉट्स आपके अच्छे होंगे ना, या सुबह सुबह उठ के आप सोचें कि यार मैंने जल्दी से जो है वो कॉफी का एक कप जो है ना वो पीना है, मैंने एक्सरसाइज के लिए निकलना है, मैंने सुबह की जो है वो सनलाइट लेनी, आप यकीन करें आपका दिन सुबह सुबह से बड़ा एनर्जी वाला गुजर जाएगा। सुबह सुबह उठ के अगर आप ये सोचें यार अभी मुझे बेड से उठना है, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मुझे डिप्रेशन तो नहीं हो रहा कहीं, तो आपको वो चीजें फील होने लग जाएंगी। ऐसा ही है। इसी तरीके से भी बताया जा रहा है कि एंजाइटी डिप्रेशन जैसे अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला मजेदार एक तरीका आ गया। वो बता रहे हैं कि दिमागी अमराज जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत तेजी से आम होते जा रहे हैं, और एक तखमीने के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब से जायद अफराद किसी दिमागी आर्जे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर कॉफी पीने की आदत एंजाइटी डिप्रेशन जैसे आम तरीन दिमागी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मदद फराहम करती है। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती कि ये चले एक सोल्यूशन बता दिया कि आप चाय कॉफी पीने आपका डिप्रेशन, हमें तो चाय पीने से ही हमारा डिप्रेशन हमारा तो अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा भी था मुख्तार कि ज्यादातर जो इस तरह के थॉट्स आपको आ रहे होते हैं ना एंजाइटी और डिप्रेशन के हवाले से, या आप ऐसा फील कर रहे होते हैं कि आपको एंजाइटी है या डिप्रेशन है या पैनिक अटैक आना आपको शुरू हो जाते हैं, तो वो अक्सर जो ज्यादातर जो वो हिस्सा है ना वो रात के औकात में, कि जब हम सोने के लिए लेट जाते हैं या हम अपना फोन साइड पे रख देते हैं, और नींद आने से जो कुछ मिनट्स का जो वक्फा होता है ना जब हम लेट जाते हैं, तो उस टाइम पे ज्यादातर ये ख्यालात आ रहे होते हैं, आप अपने आप को लोनली महसूस कर रहे होते हैं, अकेला महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन कराची की आवाम के डिप्रेशन का हल एक ही है, चाय के ढाबे पे बैठे, चाय के ढाबे पे गरम गरम चाय पिए, आप आपकी सारी एंजाइटी खत्म, 4 दोस्तों को बिठाएं, इधर की उधर की करोड़ों की अरबों रुपए की बातें करने, आप आपकी पूरी डिप्रेशन खत्म हो जाएगी। हम यहाँ ऑफिस में बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, मजे मजे की बातें, अभी हम मैं और मुख्तार अभी प्रोग्राम शुरू होने से भी डिस्कशन कर रहे थे, तो हम अल्लाह का शुक्र है कि हम इस चीज से फौरन जो है ना वो निकल जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग इस चीज को बहाना भी बना लेते हैं, या कुछ लोगों के मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं कि जी मुझे कॉफी दे दें वरना मुझे एंजाइटी हो जाएगी, मतलब इस तरह भी भरम वाली ऐसा कोई गलत चीज है यार, इस तरह नहीं। लड़कियों में मुझे ऐसा लगता है लड़कियों में थोड़ा सा जो ना ये हसासियत हसासपन उनमें ज्यादा होता है, सारी होना भी चाहिए ना, होना भी चाहिए ना, लेकिन फिर वो कवर अप भी बहुत ज्यादा जल्दी कर लेती है ना, फिर वो अपने आप अपनी चीजों को उस तरह से मैनेज भी कर लेती हैं कि वो कहीं दोस्तों के साथ बाहर चली गई, आउटिंग पे चली गई। अच्छा, एंजाइटी को दूर अगर भगाना तो घूमने फिरने
चले जाएं, चले जाएं, हाँ। यूरोप अमेरिका चले जाएं, नहीं तो पाकिस्तान में ही घूमने, पाकिस्तान में इतनी जगह है। वैसे मेरी माँ ने अभी जो जंगी हालात चल रहे हैं ना, अभी आप कहीं ना जाए तो बेहतर है, वरना आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। ये चीज अच्छा है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और स्मार्टफोन्स के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। अब उसके हवाले से जो है ना कुछ गुफ्तगू है, वो बता रहे हैं कि जी स्मार्टफोन से मुरतब होने वाली ऐसी हैरत अंगेज असर का इंकशाफ जो नाकाबिले यकीन है। भाई क्या है, ऐसी चीजें क्या आ रही हैं भाई, कुछ पता है आपको? बताएं। अच्छा जी भाई, बताया जा रहा है कि आपको, आप यकीन करेंगे कि स्मार्टफोन्स नोटिफिकेशन की आवाज जब दिमाग तक पहुंचती है तो आपके लिए इससे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी टोन होती है कि जब आप इस टोन को, आपके मोबाइल में रिंग होगी जैसे, वैसे ही आप जो है वो समझ लें कि फील करना शुरू, आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। हाँ, मतलब आप सारी चीजों को भूल जाएंगे और आप इस तरफ चल जाएंगे कि किसका मैसेज है, किसका कॉल है, या क्या नोटिफिकेशन है। खास करके जब आप न्यूज बुलेटिन कर रहे हैं तो अपने मोबाइल फोन साइलेंट पे लगाते हैं। बड़ी शदीद तरीके से हमारी जो पूरी, अच्छा हमारे तो साइलेंट पर ही होते हैं, साइलेंट पे ही होते हैं, लेकिन ये बार बार जो है बताया जाता है क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है इंसान हर हालत में। ये दिलचस्प एक दावा बताया जा रहा है और ये तहकीक से बात सामने आई है, जिससे बताया जा रहा है कि जी जर्नल कंप्यूटर इन हेवेंस की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि हमें मैसेज नोटिफिकेशन मौसूल होता है तो ये आवाज 7 सेकंड के लिए दिमागी तवज्जो को हाईजैक कर लेती है। ये भी बताया जा रहा है कि आसान लफ्ज में 7 सेकंड तक हम अपने काम पर तवज्जो मरकूज नहीं कर पाते हैं, हमारा दिमाग उस मैसेज पे लगा रहता है। तो अपने जब भी आप इस तरह की कोई काम कर रहे हो तो आपने सबसे पहले तो, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो या आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप अपने सेलफोन को उठा के बिल्कुल ऐसी एक साइड पे रख दें जहां पे आपको आवाज या उसकी स्क्रीन भी ना दिखे, क्योंकि स्क्रीन पे भी जब अलर्ट आ जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा बाज़ औक़ात लोग अपना फोन जो है वो इस तरह से उल्टा करके भी रखते हैं। Exactly. तो शायद ये वजह भी हो सकती है कि वो आपका माइंड डाइवर्ट ना करे आपके किसी भी काम से, तो ये भी अच्छी चीज है। ये चीज है, अगर ये नोटिफिकेशन आपके किसी करीबी फर्द के पैगाम के होंगे तो तवज्जो मरकूज करने में इतनी ज्यादा मुश्किलात का सामना ही होगा। मौक़िक़ीन ने बताया कि दिमागी तवज्जो मुंतशिर होने की मुतादिद वजूहात भी हो सकती हैं, जैसे नोटिफिकेशन की आवाज और नोटिफिकेशन की वजह से जानने की ख्वाहिश वगैरह। और ऐसा ही है भाई, जब कभी इस तरह के मामला सामने आते हैं कि अभी कोई अगर नोटिफिकेशन आएगा तो हम डेफिनेटली हमारा दिमाग, या खास तौर पे जब हमने कोई रील अपलोड की और हमें बार बार उसमें कमेंट्स और लाइक्स देखने हो। आप ये देखिए सोशल मीडिया का जो दौर है ना, इसमें जो है खवातीनों का तो कुछ ज्यादा ही है। रील्स हो गई, रील्स हो गई, आपने कोई स्टोरी लगाई है, कोई इमोजी आ गया, फिर क्या होगा? वही ना, तो हमने देखना होता है ना कि किस किसने लाइक किया है, किस किसने अभी तक मेरी स्टोरी देखी है। तो ये चीजें भी बड़ी अहमियत आजकल हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है ना ये सब कुछ। सोशल मीडिया भी जाहिर है हमारी जिंदगी का हिस्सा है, इसके बगैर हम तस्वुर भी नहीं कर सकते, एक मिनट भी लोग नहीं रह पाते अपने फोन के बगैर। लेकिन पता है क्या, वही वाली बात है एक और, कि हम सबको अपनी जिंदगी के रूटीन में एक वक्त इस तरह मुकर्रर करना होगा कि हम अपने स्मार्टफोन से थोड़ा सा दूर हो जाएं। हाँ, ठीक है, जितना ज्यादा हमारे लिए ये एक एक्टिविटी बना हुआ है, ये एक हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। इस चीज को समझने की अशद जरूरत है। इट्स जस्ट ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट पर्पस, जिसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी पर्पस, लेकिन लोगों ने इसको जिंदगी बना लिया। रवाबित के जराए हैं ये, लेकिन इसको फिर उसी तरीके से यूज किया जाए। लेकिन एंटरटेनमेंट के पर्पस के हवाले से अगर देखें तो इसको कुछ ही देर यूज करें, उसके बाद अपनी नॉर्मल जिंदगी पे आ जाए, ज्यादा अच्छा है। रमजान स्पेशली जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हों या अपनी गैदरिंग में बैठे हों कहीं, तो फोन को आपने चले 1-2 सेल्फीज ले ली, इनफ है। उसके बाद आपने अपने फोन को साइड पे रख देना और अपनी फैमिली के साथ जो है ना वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। फोन को आप जो है ना वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल दूर कर दें, ऐसे ही होना चाहिए ना। ऐसा ही। अब जैसे बात हो रही थी यहाँ पे सेलफोन की, अभी हमारे पाशा भाई चाय लेकर आए, और सिलसिला ये है कि सुबह सुबह की जब तक 2 से 3 कप चाय नहीं मिलती मजा नहीं आता। तो भाई पाशा भाई का भी शुक्रिया कि वो रोजाना हमें सुबह सुबह चाय पिलाते हैं। थोड़ी सी रूटीन चेंज हुई है, निसार भाई नहीं है तो भाई पाशा भाई है, तो भाई ये बड़ा जबरदस्त सिलसिला, हमारी एंजाइटी हमारी डिप्रेशन भी दूर हो जाते हैं इससे। अच्छा जी, दूसरी जानिब अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से जहाँ बात हो रही है, वहीं हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 रोज पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक खिताब हुआ और बड़ा जबरदस्त खिताब था। हम भी यहाँ पे लाइव बैठे हुए थे, हम समझ रहे थे कि जी अब कीमतें 100 रुपए 150 रुपए या पेट्रोल में बढ़ने वाली हैं या कुछ ना कुछ ऐसे मामला हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब आया तो दिल खुशी से झूम उठा कि भाई उन्होंने कहा कीमतें मुस्तहकम कर दी गई हैं, भाई कोई कीमतें नहीं बढ़ा रहे हैं, सारी जो सिलसिले हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से ज़ाहिर आवाम के लिए बड़ा लॉस है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब हम मूव हो रहे हैं और उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जी स्मार्ट लॉकडाउन का जो नाफिजुल अमल होगा, आज के दिन ये रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया जा रहा है कि खास करके गुज़िश्ता रोज ये बल्कि खबर आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि 2 रोज के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा हफ्ते में,
और उससे भी हम देखेंगे कि क्या फायदा हो रहा है। अगर हमें लगेगा कि लॉकडाउन को और प्रोसीड लॉन्ग टर्म करना है तो करेंगे, फिर बिल्कुल। लेकिन भाई शादी ब्याह के ऊपर पाबंदियां हैं, शादियां जो है वो आपने उन दिनों में नहीं करनी जब लॉकडाउन है। इसी तरीके से दीगर मराकज से उनके हवाले से बताया जा रहा है कि भाई उसमें आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा म्याना रवि इख्तियार करनी है। हमने तो सोचा था छुट्टियां मिल जाएंगी, नहीं, लेकिन हम भी हमें चले मीडिया जाएंगे। वर्कर्स को कभी भी छुट्टियां नहीं मिलेंगी, ये आप ख्वाबों में भी मत सोचिएगा ऐसा। हमने जो जुल्म है की वो इंतहा जुल्म है। की इंतहा है। सही। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये प्रोफेशन ये मैंने दिल की क्या बात सोच के चूज किया था। अच्छा नहीं, लेकिन बात यह है कि अगर हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो लोगों को नहीं किस नहीं, तरह देखिए अवेयर किया जैसे जाएगा? अभी खिदमत ऐसा तो होता है। है कि अभी हम दोनों चले मीडिया में काम करते हैं ना, घर के कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो किसी और फील्ड में होते हैं हाँ, और ये है। वो चिढ़ा रहे होते हैं, यार तुम लोगों को तो छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टियां नहीं, हमारे तो वो छुट्टियों वाले एंजॉय दिन- कर रहे होते अच्छा, हैं घर हमारे तो पे, छुट्टियों वाले दिन भी छुट्टी छुट्टी नहीं होती ना। ये एक सारे एग्जैक्टली, मामलात होते हैं। दूसरे कामों में हम लगे अच्छा जी, होते हैं। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्क की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मकदार मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत और किफ़ायत शुआरी के लिए उठाए गए इक़दामात का जायज़ा भी लिया गया है। वीडियो लिंक इजलास में इसहाक डार, वफाकी वज़रा अहमद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, अली परवेज़ मलिक, अता तारड़, मुसद्दक मलिक, एहसन इकबाल, शज़ा फातिमा और अवैज़ लगारी के अलावा गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद और दीगर मुतालिका आला बिल्कुल। सरकारी अफसरान भी शरीक शरीक थे। थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्क की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मकदार मौजूद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और चलें, ये भी ठीक है कि अभी बजाय आवाम के ऊपर और ज्यादा जो है ना बोझ डालने के, इस चीज को कंट्रोल किया जा रहा है। और इसी के साथ उनका ये भी कहना था कि हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी है, जिस कदर मुमकिन हो सका गुज़िश्ता 3 हफ्तों में अवाम को रिलीफ फरहम किया। तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने 125 अरब रुपए दिए। ये रकम मुख्तलिफ बचतों और तरक्याती बजट में कटौती करके दी गई है, तो ये भी अच्छी चीज है ना। ये बहुत अच्छा इकदाम में किया है कि पेट्रोल की कीमतें कम भी की हैं। और वहाँ पे एक और भी चीज़ है, पहले कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा, 2 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा, रिक्शा और जो गाड़ियां हैं उनको इतना इतना मिलेगा, कोई ऐप बना दी जाएगी, तो वो सारी चीजें एक तरफ हो गई। उन्होंने बड़ा जबरदस्त इकदाम कर दिया, उन्होंने कहा भाई ना पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं कि जी इसको इतना देना पड़ेगा, उसको इतना देना पड़ेगा, फिर एक प्रोसेस बनाएं और उस पर भी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि जाहिर है फिर उस हिसाब से जो है वो पेट्रोल और जो उसकी प्राइसेस हाइक अगर हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं तो उसमें जाहिर है कि वो एक और हमारे फिर एक रोना ये भी तो है ना कि जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, बाकी चीजें भी फिर अपने आप महंगी होती जाएंगी ना। तो अब ये कि उन्होंने ये भी कहा ना कि जैसे रिक्शे वाले हैं या अगर हम ये बात करें मोटरसाइकिल वाले, तो उनको इतने इतने लीटर पेट्रोल रोजाना की बुनियाद पे मिलेगा। अब होगा ये कि जो गाड़ी वाले वो भी अपनी पेट्रोल की जो है ना वो भी मोटरसाइकिल निकाल देंगे ताकि उनको भी पेट्रोल मिल सस्ते दामों में मिल जाए। तो ये इस तरह के मामलात हैं, उसमें ये बहुत अच्छा इकदाम किया है। दूसरी जानिब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टोरी की जानिब। नेक्स्ट स्टोरी बताएंगे क्या है? बिल्कुल, नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास बहुत अच्छी है, वो ये है कि आबना हुर्मुज़ से पाकिस्तानी परचम मजीद जो है वो 20 जहाजों को गुजरने की इजाजत मिल गई है और ये अमन की जानिब एक अहम कदम है। वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है कि आबना हुर्मुज़ से पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाजों को गुजरने की इजाजत मिल गई है। एक्स पर जारी बयान में इसहाक डार का कहना था कि रोजाना 2 जहाज आबना हुर्मुज़ अबूर करेंगे। इसहाक डार ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेनेस, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची को पोस्ट में टैग करते हुए लिखा है कि ईरान का ये इकदाम खुशाइंद और तामीरी है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। क्या बात है भाई, जबरदस्त। और आबना हुर्मुज़ की वजह से ही हम ये देख रहे हैं कि जो क्लियर हमें एक वे मिल गया है, या हम रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी पाकिस्तानी जहाज जिसपे पाकिस्तान के परचम लगे हैं जिनको इजाजत मिल गई है, तो भाई तेल के जो जखायर हैं जहां से तेल हम एक्सट्रैक्ट करके पाकिस्तान ला रहे होते हैं, इसमें बड़ी आसानी हो गई है। तो भाई वो लोग जो कि अवाम मुंतशिर होने की कोशिश कर रहे थे या इंतशार का शिकार थे कि भाई पेट्रोल शायद नहीं होगा, लोगों ने अपने घरों में पेट्रोल भर लिया, कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां फुल करवा ली, तो भाई बिल्कुल हौले हौले आ जाएं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा। जब तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा, लोगों को भी मौका मिल जाता है ना प्रोपेगेंडा करने का, हुकूमत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बात करने का मौका मिल जाता है और फिर वो क्या कहते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब ये हम देख रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा इकदाम जो किया गया, स्मार्ट लॉकडाउन की जाने भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो पेट्रोल की कीमत मुस्तहकम की है, इससे सभी को फायदा हो रहा है, सभी मुस्तफीद हो रहे हैं। तो एवरीवन इज इक्वल, ये एक अच्छी चीज है कि हुकूमत की जानिब हर शख्स या हर शख्स जो मेहनत कर रहा है वो बराबर ही है, तो ये चीज अच्छी है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी जो हमारी है वो इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन का के हवाले से है कि जो बलूचिस्तान हुकूमत का जो NA 256 है, वहाँ ज़िमनी इलेक्शन में तौसी का मुतालबा
मुस्तरद कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले से भी ये बात की जा रही थी कि वहाँ इलेक्शन होंगे, लेकिन उस इलेक्शन की जो स्टोरी है उसमें बताया जा रहा था कि जी ये जो इलेक्शन होंगे इसको थोड़ा डिले कर दिया जाएगा, लेकिन ये अब जो इलेक्शंस हैं ये डिले नहीं हो रहे हैं, अपने वक्त पर ही हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत बलूचिस्तान का कौमी असम्बली के हल्का NA 256 है खुजदार के ज़िमनी इलेक्शन में तोसी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से हल्का NA 256 पर इलेक्शन की तारीख में तोसी के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि NA 256 खुजदार में अमन अमान का मसला है, लिहाजा इलेक्शन की तारीख में तोसी की जाए। ताहम ज़राए का बताना है कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख में तोसी का बलूचिस्तान में हुकूमत का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। और बताया ये भी जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक NA 256 खुजदार में ज़िमनी इंतखाबात 5 अप्रैल 2026 को शेड्यूल है। ये नशिस्त BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल के असम्बली से इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और अब इसके ऊपर इलेक्शन होगा। लेकिन हमने देखा कि जी इलेक्शन के मामलात में बड़ी धांधली के मामला सामने आते हैं और इसमें वहीं के लोग इन्वॉल्व होते हैं ज्यादातर। वैसे देखा जाए जो उस हल्के के लोग होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जी वही बराजमान रहे, उन्हीं की पार्टीज रहें। लेकिन अब ये देखना जरूरी होगा कि पहले इसको जो है वो खास करके मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई कि भाई हालात दुरुस्त नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान हो या हम पूरी बात करें, अगर हम पूरे सूबा सिंध की बात करें, पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की बात करें, तो भाई कश्मीर से कश्मीर तक की अगर हम बात करें तो भाई तमाम जगह पे जो सूरत हाल है बड़ी जबरदस्त है। क्योंकि पाक फौज जो हमारी है ना वो हर कहते हैं ना कि बॉर्डर के पास अपना नाका लगा के बैठी है, बल्कि बॉर्डर के इस वाले बॉर्डर के उस पार भी जो है ना उन्होंने नाके लगाए कि भाई कोई मैली आंख से देखे या कोई किसी किस्म की कोई बुरी नीयत से अगर पाकिस्तान में दाखिल होने की या पाकिस्तान के लिए कोई नजर उठाने की कोशिश करे तो भाई चाको चौबंद दस्ते 24 घंटे यहाँ मौजूद हैं और खास करके मुल्क की खिदमत करने में लगे हुए हैं। और मुल्क के बल्कि जो हमारी आवाम है उनको भी चाहिए कि इन तमाम चीज़ों की पजीराई करें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। लेकिन इदारों पर जिस तरह लोग बात कर रहे होते हैं, तोहमत लगा रहे होते हैं, तो भाई उनके लिए बड़ा सबक है कि पूरे मुल्क में आप कोशिश तो अच्छी अमन अमान जारी है, मतलब अमन अमान की जो सूरत हाल है वो बरकरार है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसी तरीके से रहेगी। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हो गया हमारे पास, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरीके से प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, जहां बात हम कर रहे थे खास करके आमद और रफ्त के हवाले से भी, और अब से कुछ देर पहले हमने अमन अमान की सूरत हाल का बताया और जिस तरीके से मुल्क की जो कशीदा सूरत हाल पूरी दुनिया में जो चल रही है और उस कशीदा सूरत हाल में जो अमन का एक सिलसिला है, पाकिस्तान जो है वो सालिसी का किरदार निभाता हुआ दिखाई दे रहा है और खास करके पाकिस्तान की जानिब से जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बड़ा ज्यादा रोशन होता दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि अभी गुज़िश्ता रोज मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें बताया जा रहा था, हम लोग वो हुकूमती जो सतह पे बात होती थी कि दुबई से लोग पाकिस्तान आएंगे जॉब करने के लिए, तो वो इस तरह के भी मामला कुछ सामने आ रहे थे जिसमें वो एक रिपोर्ट में ये बताया जा रहा था कि जी दुबई की जो अभी जो हालात हैं, जिस तरह गैर महफूज दुबई होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पे भी उन्होंने ये बताया कि जी वहां से लोग भी पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा। तो भाई लोग जो यहाँ आ रहे हैं तो हो सकता है यहाँ के उनको यहाँ का माहौल ज्यादा अच्छा लग रहा है, अमन अमान की सूरत हाल अच्छी लग रही है, सब पाक फौज की बदौलत है जिसकी बदौलत हम सब एक खुली फिजा में सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पे जो लोग रेजिडेंट हैं, वहां पे जो लोग रह रहे हैं, उनको सिर्फ एक खदशा रहता है कि कभी भी अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई हमला ना हो जाए। तो वो एक ऐसी कशीदा सूरत हाल है, वहाँ के शहरी जो है ना अभी महफूज अपने आप को फील नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसी से जो है ना वो मिलती जुलती खबर हमारे पास ये भी आ रही है कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी से रिवायती जो शिपिंग रूट्स हैं वो मुतासिर हैं, जबकि गवादर पोर्ट की इस दौरान जो है वो अहमियत में इजाफा हो गया है। तो वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर का कहना है कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी से रिवायती शिपिंग रूट्स मुतासिर हुए हैं, जबकि इस दौरान गवादर पोर्ट की जो वो है अहमियत में इजाफा हो गया है। जबकि गवादर पोर्ट पर नए जहाज की कामयाब बर्थिंग की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मोहम्मद जुनैद अनवर का कहना था कि MVHMO लीडर की कामयाब बर्थिंग हुई है। 35 यूनिट्स जो हैं वो ट्रांसशिपमेंट कार्गो हैंडल कर रहे हैं, जबकि उनका कहना था कि गवादर बंदरगाह इलाका कशीदगी के दौरान महफूज बहरी मरकज के तौर पर उभर रही है। आलमी शिपिंग लाइंस महफूज मुतबादिल के तौर पर गवादर का रुख करने लगी हैं। क्या बात है। अच्छा, गवादर पोर्ट एक जानिब हम ये देख रहे हैं, कासिम पोर्ट की हम बात कर लें, कासिम पोर्ट की बात कर लें या दूसरी जो पोर्ट्स हमारे पास हैं, अब वैसे ही हमने देखा था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोर्ट्स मशहूर हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल जहाँ पे जंगी कैफियत है, पूरी
दुनिया में, और वहां पे गवादर पोर्ट्स को जो अहमियत मिल रही है, क्योंकि जाहिर वो खिता है कि जिससे दूसरे ममालिक से, चाइना से, फिर चाइना से आगे भी मामला जुड़े हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बल्कि सजेशन ये भी होनी चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि जिस तरीके से तेल ब्रदर जहाज यहाँ आ रहे हैं, तो भाई बल्कि यहाँ से सप्लाई शुरू की जाए, ताकि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी वहां जा रहा हो तेल, और खास करके हम इससे जरा मुबादला भी हासिल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जहां पूरी एक जंगी सूरत हाल है, पाकिस्तान एक सालिस के किरदार अदा कर रहा है, इसी तरीके से अगर पोर्ट्स की बात करें तो तमाम पोर्ट्स के ऊपर बैन है, तमाम पोर्ट्स के ऊपर जो है हम देख रहे हैं कि जी हमले भी हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान सेफ जोन में है, और इस सेफ जोन में होने की वजह से सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे पोर्ट्स महफूज हैं, जिसकी वजह से तेल, खाम माल या जितनी भी दूसरी जखायर हैं उनके जो जहाज हैं वो पाकिस्तान में लंगर अंदाज हो रहे हैं, और उस लंगर अंगेज जो शिपिंग्स के जो मामलात हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला भी सामने आ रहे हैं, और डेफिनेटली बरामदात की, और इससे हमारे मुल्क की मईशत में भी बहुत जो है ना बेहतरी आएगी। वैसे भी इस वक्त जो हालात हैं, इस दौरान जो पाकिस्तान का किरदार रहा है आलमी सतह पर, वो तो मैं कहती हूँ कि किसी तारीफ के जो है ना मोहताज नहीं है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमारी फौज और हमारी जो हुकूमती इस वक्त लोग हैं, जैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ की अगर हम बात करें, जिस तरह से खुसूसी किरदार उनकी जानिब से निभाया जा रहा है, तो इस तरह की कामयाबियां तो फिर वो हम डिजर्व ही करते हैं ना। बिल्कुल ऐसा हुकूमत हो गई, हुकूमत के अलावा दूसरे जो इदारे इस वक्त बिल्कुल वो डेफिनेटली हम कहेंगे कि जी वो मुस्तहिक हैं एप्रिसिएशन के, हम सबको मिलकर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी जानिब ईरान के हवाले से बताया जा रहा है, और ये सरबराह तुर्क इंटेलिजेंस सर्विसेज के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने ये दावा किया है, उनका ये कहना है कि ईरान पर हमला ऐसी जंग की बुनियाद डाल रहा है जो अशरों जारी रहेगी। ये इंदिया दिया जा रहा है कि अगर ईरान की जंग इस तरह जारी रही, या ईरान के ऊपर जो हमला किया गया है, तो वो इस तरह की जंग है जो जब तक के नहीं रुकेगी। और ये हम इससे पहले बता दें, क्योंकि पॉलिटिकल शोज हमारे हो रहे थे, उसमें भी गुफ्तगू का सिलसिला रहा था, उसमें भी हम यही बता रहे थे कि इन दी एंड जंग का खात्मा या जंग खत्म करने के लिए डेफिनेटली आखिर में तो टेबल टॉक होती है, लेकिन जब तक ईरान की मर्जी शामिल नहीं होगी तब तक ये जंग रुक नहीं सकती। क्योंकि जो अभी तक के जिस तरह के हालात देख रहे हैं उसमें हम यही अभी भी कॉमेंट कर रहे हैं कि जी ईरान पे जो हमला हुआ है, या ईरान का जो हमला है, वो जंग की सूरत इख्तियार कर चुका है। अब देखना यह है कि ईरान कब तक इस जंग पर जो है वो जो बना रहेगा, या कब तक ये जो आग है इसको कब तक कंट्रोल, पानी जो है ना वो ईरान की तरफ से डालना होगा। ईरान जैसे ही पानी डालेगा तो उसके बाद सारी चीजें मामला बेहतर होने लग जाएंगे। तुर्किया की खुफिया सर्विसेज के मुताबिक सरबराह इब्राहिम खालिद ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग दरअसल एक ऐसी इलाकाई जंग की बुनियाद डाल रही है जो अशरों जारी रहेगी। इब्राहिम खालिद ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि तुर्किया पाकिस्तानी इक़दामात समेत मुज़ाकरात की सिफारती कोशिशों की हिमायत करता है। उन्होंने अपने एक खिताब में कहा कि ईरान का खलीजी ममालिक पर हमला नाकाबिल कबूल है, मगर ये भी ना भूलें कि जंग शुरू किसने की है। और जबकि इब्राहिम खालिद का कहना था कि तुर्किया इस आग के गोले को अपने हाथों में लेकर ठंडा करेगा। ईरान के खिलाफ जून में 12 रोजा जंग हालिया जंग के लिए हालात जानने की के खातिर की थी, जबकि तुर्किया कुर्द, अरब और फारसी अक़वाम के दरमियान अशरों तक तनाज़े की बुनियाद डाली जा रही है। सरबराह तुर्क इंटेलिजेंस सर्विसेज ने कहा कि ईरान जंग से खत्ते में तकसीम गहरी होने का खदशा है, जबकि बदकिस्मती ये है कि इलाकाई जंग की कीमत 8 अरब अफराद को चुकानी पड़ी है। जंग शुरू करने वाले लबनान, शाम, फ़लस्तीन और दीगर इलाकों में नए हक़ाइक़ पैदा कर रहे हैं। तो ये तमाम तो सूरत हाल सामने आ रही है जहां पे हम देख रहे हैं कि जी इस जंग को कंट्रोल करने के लिए सबको मिलकर एक हिकमत अमली पर काम करना होगा। टेबल टॉक के जरिए ही ये जंग जो है वो रोकी जा सकती है, और ऐसे में ईरान का भी एक बहुत बड़ा किरदार होगा, जहां हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जो 2 फरीकैन हैं जिनके दरमियान ये जंग है, या 3 फरीकैन हैं जिनके दरमियान जंग है, ये तब तक नहीं रुक सकती जब तक कि पहला फरीकैन जो है वो उसके ऊपर कोई कॉमेंट ना कर दे, या वो उसको आगे बढ़ने से ना रोक ले। ऐसे ही क्योंकि देखें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, तो वो अमेरिका की जानिब से भी मुज़ाकरात के लिए जो पेशकश की गई है, फिर ईरान की जानिब से भी, तो मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। अब हम यही उम्मीद कर रहे हैं और यही हम दुआ भी कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इस जंग का खात्मा हो जाए, क्योंकि इससे जो है वो जितने भी दोनों तीनों मुल्क हैं उनके शहरी मुतासिर हो रहे हैं सबसे ज्यादा, और आसपास के जो करीबी ममालिक हैं वो भी वक्त बहुत कम है हमारे पास। एग्जैक्टली हमारे पास बहुत कम वक्त है। आज हमारे पास आगे जो है ना बढ़ जाए भाई, आगे जो है ना हुस्न कारकर्दगी एक होती है, एक होता है कि हुस्न का मुकाबला होता है। हुस्न कारकर्दगी के तो अवार्ड्स रिवॉर्ड्स दे दिए जाते हैं, लेकिन एक मुकाबला जो पूरी दुनिया में होता है
है थाईलैंड और में वो एक बहुत क्या बड़ा है? मुकाबला है, और ये मुकाबला जो है वो हुस्न का होता है। मिस ग्रैंड थाईलैंड के हवाले से ये एक बड़ा मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में थोड़ी सी जो है ना गड़बड़ हो गई। अभी गड़बड़ क्या हुई है मैं तो चाहूंगा आप ही बताएं, क्योंकि आर्टिफिशियल और हम देखें कॉस्मेटिक्स का दौर है, तो ऐसे में क्या हुआ, फरा क्या हुआ ये मुझे बताइए। फंसा दें आप आगे। हाँ जी। थाईलैंड की एक मारूफ मुकाबले में मुकाबला हुस्न, जिसमें मिस ग्रैंड थाईलैंड में तकरीर के दौरान उम्मीदवार के नकली दांत जो है वो स्टेज पर गिर गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इवेंट में पेश आने वाले इस गैर मुतवक्को वाक़े ने सबकी तवज्जो जो है वो अपनी जानिब मबज़ूल कर ली, यानी कि लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उम्मीदवार ने निहायत ही महारत और एतमाद के साथ जो है वो सूरत हाल को संभाल लिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक उम्मीदवार कोमोलिन चनागो इब्तदाई मरहले में अपना तारुफ पेश कर रही थी कि उसी दौरान उनकी डेंटल विंस जो है वो अचानक निकल गई, जिससे चंद लम्हों के लिए स्टेज पर खलल पैदा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो वेनियर्स उनके लगे हुए थे गारी डेंटल से, उन्होंने अपने दांतों को मोल्ड करने के लिए एक आला लगाया हुआ था, वो उनका जमीन पे गिर गया, या बिल्कुल जैसे निकला तो उन्होंने वैसे लगाया। मैंने भी उसकी वीडियो देखी थी, मैंने भी देखी थी। काफी अच्छी वीडियो थी, और उसमें उन्होंने जिस तरीके से कंट्रोल किया। अच्छा, उसने बड़ी बड़ी जो है ना मतलब महारत के साथ फौरन से उसने टर्न किया, और जैसे हमारे फंबल होते हैं हम भी फौरन, हाँ हम भी तो बचा इसी लेते तरीके से होता है। और एक लेकिन और चीज सबसे अच्छी चीज ये है, आपने देखा होगा कि अक्सर रैंप वॉक के ऊपर जो खवातीन आ रही होती हैं बड़ी बड़ी स्लिप हो जाती हैं, कभी कभी गिर जाती हैं, कभी तो कुछ हादसा हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल और बैलेंस किस तरह ऐसे करती ही। हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जी ये वाला जो मुकाबला है हुस्न है, उसमें जो ये खवातीन है, हालांकि चाहती तो बहुत ऑकवर्ड फील कर सकती थी कि वो इतनी खूबसूरत लग रही है और अचानक से उनके दांतों की दांत वेनियर्स गिर मिल गए, गए। तो वो अपने आप को बहुत डिस्कम्फर्ट भी फील कर सकती थी। लेकिन उन्होंने बड़ी महारत के साथ अपने कॉन्फिडेंस को जो है ना बहाल करते हुए ये सिलसिला अपना जारी रखा, और बड़ी उन्होंने जैसी वेलकम किया, सलाम करके वो जैसी ऑडियंस की तरफ मुखातिब हुई, वैसी उनका वेनियर गिरा, उन्होंने वैसी फौरन से वापस लगाया और दोबारा से मुखातिब हो गई। तो भाई ये बड़ी अच्छी चीज है। वो कहता है ना कि जी सही वक्त के ऊपर फैसला कर लेना या सही वक्त के ऊपर अपने आप को बैलेंस कर लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत जरूरी। और आपने जब उस सिचुएशन को जो ना हैंडल करते वक्त घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। इस सिचुएशन को बहुत आराम से तसल्ली के साथ जो है ना उसको फेस करना है। और देखें फिर कितनी महारत के साथ उन्होंने जो है वो अपनी क्या कहते हैं एक तरह से खुद को जो है ना पूरी दुनिया के सामने मनवा लिया है। तो ये अच्छी चीज है। चलिए जी, नेक्स्ट स्टोरी जो कि हमारी आज के प्रोग्राम की आखिरी स्टोरी होगी, मैं चाहूंगा आप ये बताएं, घुड़सवारी किया आपने कभी? जी एक बार की थी बचपन में। अच्छा। सी व्यू पे। अच्छा। एक बार। उसके वैसे तो मतलब कभी ऐसे कोई ऐसा मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं कोई मुझे स्पोर्ट्स या इस तरह की चीजों का शौक नहीं है। लेकिन ये कि एक बार जब हम छोटे होते थे तो पापा अक्सर सी व्यू ले जाया करते थे हमें, तो वहीं पे ऊंट सवारी और घुड़सवारी किया करते थे। क्या बात है, घुड़सवारी और ऊंट सवारी होती थी। आपको पता है यही घुड़सवारी वाले जो मामलात हैं, इसमें एक बड़ा मुकाबला होता है, दुबई में हर साल होता है, और इस साल भी मुकाबला हुआ। और इसमें जैसे मुकाबला हुस्न होता है ना, इस तरह ये जो घोड़े होते हैं उनकी फुर्ती को देखते हुए, या कौन इस मुकाबले में तेज रेस में दौड़ता है और कौन कितना खूबसूरत है, तो इसका भी जो है ना एक मुकाबला होता है। अच्छा। और इस मुकाबले के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दुबई में आलमी घुड़सवारी का मुकाबला हुआ। फाते रेसर को $12 मिलियन इनामी रकम दी गई है। और दुबई में जो ये आलमी घुड़सवारी का मुकाबला अमरीकी घोड़े ने जीत लिया है। ये जो अमरीकी घोड़ा, इसके हवाले से बताया जा रहा है कि आला नस्लों से ताल्लुक रखने वाले घोड़ों ने इसमें हिस्सा लिया था, जबकि फाते करार पाया जो घोड़ा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि अमरीकी घोड़ा मैग्नीट्यूड के नाम से है। घुड़सवार को रेस की जीत पर $12 मिलियन दिए गए, जबकि दुबई वर्ल्ड कप में मजमूई इनामी रकम $30.5 मिलियन थी। यह भी बताया जा रहा है कि इस मौके पर दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जैदुल मखतूम की इवेंट की कामयाब इनेकाद पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी गई। कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के खेल के मैदान में एक नया कारनामा है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि फराज जिस तरीके से हालिया सिचुएशन चल रही है, आलमी जो सिलसिला है, और ये जो एक एक घोड़ा है, इस एक एक घोड़े की जो कीमत है ये अरबों रुपए में होती है। और ये जो अरबों रुपए का एक एक घोड़ा होता है, क्योंकि प्रॉपर्ली ट्रेन होते हैं, और ट्रेन होने के साथ साथ ये बगैर सांस लिए भी, जो मैंने अभी एक तहकीकी रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें बताया था कि ये बगैर सांस लिए भी पता नहीं कितने किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं, इतने ये तेज होते हैं। अच्छा। इतना इनकी जो है वो ट्रेनिंग की जाती है, इसलिए इन पर पैसा बहुत लगता है। तो एक और चीज हैरत अंगेज ये थी। अच्छा, घोड़ों की ताकत के तो किस्से वैसे ही बहुत मशहूर है ना, आपको पता है। जो है ना इन्होंने ये भी बात बताई कि ये जो घोड़े हैं ये बेसिकली जब यहाँ दुबई आए हैं तो दुबई में इस इनेकाद के बाद जब ये मुकाबला खत्म हुआ तो ये अरबों अरबों रुपए के घोड़े, इनको एक महफूज मकाम पे मुंतकिल करना था, क्योंकि जो हालिया सिचुएशन है उसमें इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका या दूसरे ममालिक से जो घोड़े आए हुए इनको महफूज बनाने के लिए, आपको पता है इनके लिए एक बोइंग 707 का जो जहाज
कतर का है उसको बकायदा तौर पे हायर किया गया वाओ। और ये जो घोड़े इतनी तादाद में मौजूद थे इन सबको उसमें डाल के बकायदा 6 घंटों का सफर करवा के दूसरे मुल्क जो है पहुंचाया गया था ताकि वो सेफ जोन में रहें। तो अरबों रुपए के घोड़े उस पे अरबों रुपए खर्च जाहिर है फिर उनकी केयर भी तो उसी हिसाब से करनी पड़ेगी ना, तो भाई फिर इतने आसानी से नहीं होते। घोड़े वो हैं जिनका ख्याल बहुत किया जिनके जाता ऊपर है, जो है वो ढेर सारा पैसा और मेहनत लगी होती है लोगों की, तो फिर उनकी एक्स्ट्रा केयर तो बनती है। तो भाई ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस बार भी हम देख रहे हैं कि जी आलमी सतह पर घुड़सवारों की जो रेस होती है उसमें आलमी तवज्जो का मरकज बना हुआ है, लेकिन अमरीकी घुड़सवार जो है ना वो जीत गया, ये एक अच्छी बात है। तो भाई जी ये तमाम तर आज की स्टोरीज में हमारी समझने की स्टोरीज थी जो आप तक पहुंचानी थी। इंशाल्लाह कल फिर हम आपके साथ मौजूद होंगे एक नए स्टोरीज के साथ, कुछ नए पैगाम लेकर आएंगे, कुछ नई टिप्स लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे। बल्कि आपकी सजेशंस का हमें इंतजार भी कि आपकी जो सजेशंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और वो सजेशंस यही है कि जी हमें अपने प्रोग्राम में क्या सिर्फ और सिर्फ सेहत के हवाले से बात करनी है, या हमें अपने प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट के हवाले से या न्यूज या जिस तरह से भी जो आप लोग देखना चाहें या जो आप लोग सुनना चाहें। आप लोगों में हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हमारे पास हमारा फेसबुक पे पेज है, यूट्यूब पर है, जो है हमारी जो प्रॉपर प्रोग्राम चल रहा होता है इस पे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं बिल्कुल कि ये सारा सिलसिला है कि जहाँ पे आप हमें बताएं, सजेशन दें कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और क्या नई चीज इसमें डालनी चाहिए। कुछ लोग हमें कह रहे थे कि जी सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स होते हैं ना वो भी मुतारिफ कराएं। मैंने कहा इतने सारे ट्रेंड्स हैं, हम कितने क्या रोज चले हम एक आध कोई रोजाना की बुनियाद पर ना एक आध कोई शामिल कर लिया करेंगे, क्योंकि जाहिर है फिर आजकल क्या कहते हैं जैसा देश वैसा भेस ना, उस हिसाब से चलना पड़ता है हमारे पास। हम कोशिश करेंगे ट्रेंड्स भी आपको जो है मुतारिफ करवाएं या नए नए ट्रेंड्स जो आ रहे हैं उसके बारे में बताएं। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह फिलहाल के लिए इजाजत दें, फिर जो है वो कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और इसके साथ साथ जाते जाते मैं ये कहूंगा कि मंडे से फ्राइडे आप लोग रोजाना हमें देखेंगे सब, और सब देखने के बाद बस हमें जरूर फीडबैक में बताइएगा आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। बिल्कुल जी, फिलहाल के लिए मुझे और मुख्तार को दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।